स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी। ये जो स्क्रीन पे आपको एक नाम नजर आ रहा है, ये एक इंस्टीट्यूट है। ये एक ऐसा कॉलेज है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का लोगों को ज्ञान देने का काम करता है। इसके ऐसे अलग अलग बैच रहते हैं जहां पर वो 1 डे का पूरा वर्कशॉप करके समझाता है, और 3 डेज का है जो एक पूरा बड़ा प्रोग्राम रहता है जहां पर 3 दिन का पूरा वर्कशॉप रहता है। मगर जूम में, डेली जूम में ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के तहत कुछ नए नए लोग आकर के आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया का पूरा ज्ञान देने का काम करते हैं। तो उसी के तहत मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपको अगले 40 मिनट इस ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के माध्यम से टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आप लोगों को इसकी मैं जानकारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों। तो इस आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया जाता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो दोस्तों। और ये यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम लोग आकर के यहाँ आपको कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हम आपको नहीं बताते, मगर हम यहाँ आपको एक टेक्नोलॉजी दिखाते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी में लोग टेक्नोलॉजी को समझ करके हजारों लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। मगर पूरा प्रोजेक्ट समझने के बाद आपको भी ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, आप स्टडी करके इसकी तहकीकात करके जानकारी करके आप भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, जो फ्यूचर में काफी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अपना करके अपनी लाइफ को बदला है, अपनी जिंदगी को बदला है, और लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑलरेडी कमा चुके हैं दोस्तों। तो आज का एजेंडा ये है, आज जो 40-45 मिनट जो मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ उसका एजेंडा ये है कि मैं किस किस टॉपिक पे बात करूंगा। तो एक तो हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्केट ट्रेडिंग, जो मार्केट में पुरानी क्या हिस्ट्री थी ट्रेडिंग की, मार्केट की, उस पर चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन ब्लॉकचेन, जो कि आज पूरे विश्व में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लॉकचेन, इस ब्लॉकचेन की प्रोडक्ट और ब्लॉकचेन के बारे में बात करूंगा। करंट मार्केट में ट्रेडिंग का क्या सिनेरियो है, लोग कैसे मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उससे बात करेंगे। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी कुछ जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ में रखने वाला हूं दोस्तों। तो ये एजेंडा है। मगर जो भी प्रोजेक्ट मैं आपको सामने शेयर करवा रहा हूँ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट ऐसे करना है आपको कि अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये कोई आरओआई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा कंपनी नहीं है कि आप यहाँ पैसा डालो, आपके पैसे को हमारे एक्सपर्ट लोग ट्रेडिंग करके उसका पैसा कमा करके आपको पैसा देंगे। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एमएलएम नहीं है। यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करके लोगों को जोड़ना बताना ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं किया जाता, ना ट्रेडिंग सिखाया जाता है। कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है, कोई इंडिविजुअल इसका एडमिन नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट है जो जो कि डिसेंट्रलाइज वे में चलता है। और इस डिसेंट्रलाइज वे क्या होता है उसी की जानकारी मुझे आपको इस प्रोजेक्ट में देना है, इस जूम मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को तक मुझे ये पहुंचाना है दोस्तों। तो हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्केट का ट्रेडिंग अर्निंग सोर्स क्या है। तो दोस्तों हम लोग जो है, हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर 2 अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली, यानी कि हमारे घर में 2 लोग होते हैं जो हमारा पैसा कमाते हैं और हमारी लाइफ को हम चलाते हैं। सबसे पहला तो एक होते हैं हम खुद, यानी कि आप, यू हो, कि आप खुद ऐसे हो जो पैसा कमा कर लाते हो और अपनी फैमिली को चलाते हो, अपना गुजान करते हो, कुछ भी करके जो भी आप करते हो मुझे नहीं आइडिया। मगर एक दूसरा भी अर्निंग मेंबर होता है हमारे घर में, वो होता है हमारा कमाया हुआ पैसा। दोस्तों जब तक हम अकेले करते रहेंगे और कमाते रहेंगे और हमारे फैमिली को चलाते रहेंगे तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या रिस्क है कि यहाँ पर कहा जाता है एक्टिव इनकम, जैसे कि सिर्फ आप पैसा कमा रहे हो और आप अपनी फैमिली को चला रहे हो, तो ये है एक्टिव इनकम। जब तक आप एक्टिव रहोगे तब तक आपको इनकम आएगी। अगर मान लो खुदा ना खास्ता अगर हमारा एक्टिव रहना ना हुआ या हम कुछ कारण सर काम न कर पाए तो हमारी फैमिली इतनी सिक्योर नहीं रहेगी। सिक्योर कब रहेगी कि जो हम अच्छी स्वास्थ्य में अगर हम जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को हम अगर काम पे लगा दे, उस पैसे को पैसा कमाने के पीछे लगा दे, तो हमारा अगर हम न भी रहे तो भी हमारा पैसा वो पैसा कमा करके लाएगा और हमारी फैमिली को देता है। इसको कहा जाता है पैसिव इनकम। पैसे को काम पे लगाना, पैसे को लगा करके हमारा जीवन में, हमारी इनकम में हम जब खुद अकेले काम करेंगे और कमा कमा करके लाएंगे तो ये हो गया कि खुद खाने के लिए कमाया और अपना गुजार करा और चले गया। मगर हम जो पैसा कमाए उस पैसे को अगर काम पे लगा देते हैं तो वो पैसा जो कमाता है वो हमसे ज्यादा पैसा कमा सकता है। ये एक निश्चित है, दुनिया का ये इतिहास है। जिन लोगों ने खुद मेहनत करके पैसा कमाया वो कोई बहुत बड़े इंसान नहीं बने, मगर जो मेहनत करके पैसा कमाया उस पैसे
को किसी सही जगह पर लगा करके, सही जगह निवेश करके उससे जो पैसे प्रॉपर्टी जो बनाया, वो लोगों ने आज अमीर और अमीर और अमीर बनते गए दोस्तों। मगर पैसा लगाने के लिए हमारे पास अभी क्या क्या रास्ते थे। तो बहुत सालों से हर बंदा अपना पैसा कमाया हुआ कहीं ना कहीं लगाता है, कहीं ना कहीं स्टोर करता है, क्योंकि पैसे को स्टोर करना बहुत जरूरी है। स्टोर ऑफ वैल्यू इसको कहा जाता है, जहां पर हम यहाँ पर करते हैं, म्यूचुअल फंड में लोग करते हैं, गोल्ड में लोग करते हैं कि अगर पैसा कहीं से हम ज्यादा कमा लेते हैं तो हर इंसान की ये सोच रहती है कि थोड़ा बहुत गोल्ड लेकर के रख लो, ताकि कल को ये गोल्ड काम आएगा, या तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो फायदा होगा, ऐसा सोच करके गोल्ड लेते हैं। फिर कंपनी के शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीद के रियल एस्टेट में कहीं मकान, कहीं जमीन वगैरह प्लॉट ऐसा रखते हैं। फिर एक ट्रेंड आया, लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने लगे, अपना पैसा लगा करके पैसा बनाने लगे। फिर बैंकिंग में एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रिकरिंग करते हैं, ऐसा बहुत कुछ रास्ते हैं। फिर कॉमोडिटी का एक नया जमाना शुरू हुआ है, जहां पर कॉमोडिटी में लोग अपना पैसा लगा करके भी यहाँ अपने वो पैसे को बढ़ा। मगर आज पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, नया एक सब्जेक्ट चालू हुआ है जहाँ लोग अपना पैसा लगा करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं, वो है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी दोस्तों। ये एक दुनिया को नया नया रूप मिला है, नई रेखा मिली है कि लोगों को अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसको क्रिप्टो करेंसी को, ऐसे नाम तो करेंसी दिया गया है, मगर दोस्तों ये कोई करेंसी नहीं है। करेंसी किसको कहा जाता है? जो हमारे हाथ में पैसा होता है, जो बार्टर करने में पैसा, कोई सामान खरीदने के लिए हम जो पैसा देते हैं वो, या लीगल टेंडर, उसको करेंसी कहा जाता है। मगर इसको क्रिप्टो को करेंसी कह दिया है, ये करेंसी नहीं है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। यानी आपका अगर आपने जो किसी पैसा कमाया है तो वो स्टोर वैल्यू है, उस वैल्यू को स्टोर करने की जगह है, ये सारी जगह है, उसमें एक जगह और बढ़ गई है, उसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। तो आज हमें अभी और 40 मिनट जो मैंने बताया था, 45 मिनट, 5 मिनट तो मेरे निकल चुके हैं, मगर आने वाली 40 मिनट उस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमें बात करनी है और उसको अच्छे से हमें समझना है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले जब दुनिया में पैसा नहीं था तो लोग कैसे अपना जीवन गुजारते थे, तो एक बार्टर सिस्टम चलती थी कि किसी के पास गेहूं है तो गेहूं दे करके वो चावल लेता था, गाय है तो गाय दे करके भैंस लेता था, बकरी लेता था, यानी सामान के सामने बार्टर करके अपना जीवन गुजारा करते थे दोस्तों। मगर फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद लोगों ने फिर गोल्ड से लेन देन शुरू किया, गोल्ड से लेन देन शुरू किया, और इसके बाद में वो मेटल के कॉइन बनने लगे, चांदी के, तांबे के, ऐसे सिक्के हुआ करते थे जो पहले, बरसों पहले, कभी कभी अभी भी हमारे हाथ लगते हैं पुराने वाले वो सिक्के, आना दो आना, ऐसी कानी पई जिसको बोलते थे पहले के लोग, उस कॉइन से लोगों ने अपना व्यवहार शुरू किया। मगर यहाँ पे लोगों को दिक्कत आने लगी कि अगर बड़ा पैसा लगा करके किसी और कंट्री में या किसी और शहर में जाकर के कुछ सामान खरीद के लाना पड़ता, तो बोरा भर के ये हैवी हो जाता था मेटल। तो किसी एक बुद्धिजीवी ने दिमाग दिया और पेपर करेंसी छपना शुरू हो गया दोस्तों। पूरी दुनिया में पेपर करेंसी इस तरह से छपना शुरू हुई, और फिर लोगों ने ये पेपर करेंसी जो बोलते हैं नोटों वाले में, उसमें अपना लेन देन शुरू कर दिया दोस्तों। तो पिछले 163 साल हो गए, इस 163 साल से मैं और आप इस पेपर करेंसी में हम अपना जीवन गुजारते हैं, लेन देन करते हैं, व्यापार व्यवहार सारा कर रहे हैं दोस्तों। मगर जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई तो फिर क्या हो गया, प्लास्टिक की करेंसी बनी, यानी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। अगर हमारे जेब में ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो हमको ये नोटों की गड्डी रखने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक की कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं, किसी चीज को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। सेम इसी तरह टेक्नोलॉजी फिर और थोड़ी बड़ी तो आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, यानी मोबाइल फोन हो गया। अभी अगर अच्छा मोबाइल किसी के पास में है तो उसे न तो कार्ड रखने की जरूरत है, या न तो ये नोटों की गड्डी रखने की जरूरत है। इस मोबाइल से अपना लेन देन, व्यापार व्यवहार सारा आज पूरा दुनिया में लोग इसी के मोबाइल के माध्यम से कर ही रहे हैं। मगर 2008 में इसी तरह एक क्रिप्टो करेंसी के नाम का जन्म हुआ, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई बिटकॉइन के नाम से दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुई 2008 में बिटकॉइन के नाम से, पूरी दुनिया इसके खिलाफ थी। ऐसा नहीं है कि जैसे ये बनी और पूरी दुनिया ने इसको अपना लिया, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया इसके खिलाफ थी, हर कंट्री इसके खिलाफ थी। धीरे धीरे इस क्रिप्टो करेंसी को सारी कंट्री समझते गई और सारी कंट्रियों ने इसको अपनाना शुरू किया। आखिरकार हमारे भारत ने भी 13 साल बाद इस क्रिप्टो करेंसी को कहीं ना कहीं अपना लिया, कहीं ना कहीं इसको एक रूप दे दिया, एक रेखा दे दी, और पब्लिक को कह दिया कि आप अब इस क्रिप्टो करेंसी में
काम कर सकते हो, व्यापार व्यवहार कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, मगर जो टैक्सेशन की बात है वो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, उसके ऊपर और भी कुछ काम कर रहे हैं, और भी कुछ चर्चा चल रही है, और अच्छे लॉजिक लीगल करने के बंदोबस्त गवर्नमेंट लगी हुई है इसके पीछे। मगर क्रिप्टो करेंसी की जो मदर करेंसी है वो है बिटकॉइन दोस्तों। 2008 में बिटकॉइन आया, इसके बाद तो बहुत सारी कॉइन आई दुनिया में। आज एक दुनिया में एक बहुत बड़ी संस्था है जहां पर ये क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर होती है, लिस्ट होती है, और उस लिस्टेड करेंसी को दुनिया के लोग अच्छी मानते हैं। उस संस्था का नाम है कॉइन मार्केट कैप। एक बहुत बड़ी संस्था है, उसमें रजिस्टर यानी लिस्टेड हुए हुए जो कॉइन है वो 17,426 जितना कॉइन है, उससे भी ज्यादा होंगे। मगर कुछ ऐसे दुनिया में कॉइन है जो अभी लिस्ट रजिस्टर नहीं हुए। ऐसे कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में लाख 1.5 लाख से भी ज्यादा ये कॉइन है। और लोग इस कॉइन का, इस क्रिप्टो करेंसी का क्या करते हैं, तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में ऑनलाइन ऑफलाइन बैठ करके ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग यानी कि खरीदा बेचा, उसको कहा जाता है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग करके हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया लोग इसमें यहाँ पर पूरी दुनिया में कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कमा रहे हैं, कुछ लोग घुमा भी रहे हैं बेचारे। कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग घुमा रहे हैं, और घुमाने वालों का रेशो ज्यादा है इसमें। क्यों ज्यादा है, इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट है, तो इस टेक्नोलॉजी को समझ करके करना पड़ेगा। और जो क्रिप्टो करेंसी जो कि क्या है, दिखती नहीं है, फिजिकल चीज नहीं है कि इसको खरीदा और बोरे में भर के ले जाके घर पे रख दिया, फिर कीमत बढ़ी और बेच दिया, ये ऐसी चीज नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक टेक्निकल टेक्नोलॉजी की चीज है, इनविजिबल चीज है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। मगर ये 1.5 लाख जो कॉइन है उसमें से कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे हैं। मगर अब समस्या हमारे पास ये है, भारत के लोगों के लिए, कि कैसे हम इसको तहकीकात करें, कैसे इसको पहचाने, कैसे इसकी जानकारी ले, कौन सही है कौन गलत है। जैसे 1,000 500 का नोट आता है हमारे पास, तो उसको पहचानने के लिए सरकार ने बहुत सारे चिन्ह दिए थे कि इसको देखो, ये देखो, ये देखो। सारा जानकारी करने के बाद हमें पता लगता था कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये असली है, ये नकली है। तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसे बहुत सारे चिन्ह दिए गए हैं, उस चिन्ह को समझ करके हम और मैं और आप समझ सकते हैं कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसको लेने जैसा है, किसको लेने जैसा नहीं है। ये पूरी जानकारी हम, और आज इस ग्लोबल ब्लॉकचेन के माध्यम से आप लोगों को यही जानकारी हम लोग देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी क्या है, किस बेस पे बनी है, क्या क्या इसके अंदर होता है। तो बेसिक बेसिक जो है क्रिप्टो करेंसी के 3 ऐसे लॉजिक है, जिस लॉजिक को समझ लिया आपने तो समझो आपने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया। कोई भी क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको काम करना है, क्रिप्टो करेंसी के किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी जगह पे, किसी एक्सचेंज में, या आपको यहाँ पर खरीद के रखना है, आपकी वैल्यू को अगर आपको स्टोर करना है, तो उस क्रिप्टो करेंसी के 3 पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए ये है उसका टोटल सप्लाई। क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो होती है, एक होती है टोटल सप्लाई जो कि निश्चित होती है, सिर्फ हमें समझना यह होता है कि कितनी है उसकी, ये जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ये है इसका सप्लाई, इसलिए जानना जरूरी है। वरना देखो आज हमारे भारत में जो नोटें छपी हुई है, तो सबको ये तो पता है कि कितनी सरकार ने नोटें छापी है। अभी अभी मुझे ये पता था कि नोटबंदी के बाद सरकार ने 16 लाख करोड़ की नोटें छापी है। मगर आगे भी सरकार नोटें छापेगी, इससे पहले भी छापी हुई है, आगे छापी रहेगी। कितनी छापेगी सरकार नोटें, ये सप्लाई डिसाइड नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी सप्लाई डिसाइड नहीं है। मगर ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है कि जिसकी निश्चित है। देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू है जिसको कहा जाता है, जैसे मैंने अभी कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। और स्टोर ऑफ वैल्यू एक गोल्ड भी है। गोल्ड भी ऐसा है कि स्टोर ऑफ वैल्यू है। मगर गोल्ड जो है उसकी सप्लाई उसकी भी डिसाइड नहीं है। वो क्या, कुदरत के खजाने में से निकलने वाली एक मिट्टी है, तो कुदरत के खजाने में से कितना गोल्ड निकलेगा ये कुछ डिसाइड नहीं है। इसलिए, मगर ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई डिसाइड है, हमें सिर्फ समझना होता है कि कितनी है ये। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है माइनिंग प्रोसेस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में कोई कंपनी, कोई कंट्री या कोई व्यक्ति नहीं बनाता दोस्तों। इसको माइनिंग करके, माइनिंग के द्वारा दुनिया में पैदा किया जाता है, यानी कि इसको लाया जाता है। जैसे गोल्ड क्या है, गोल्ड को भी माइनिंग प्रोसेस से दुनिया में लाया जाता है, सिल्वर को माइनिंग प्रोसेस से दुनिया में लाया जाता है,
ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल वगैरह, ये सारा कुदरत के खजाने में आता है और उसको माइनिंग एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से लाया जाता है। सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसी का भी एक माइनिंग प्रोसेस है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, और उसको माइन करके कंप्यूटर से, मोबाइल से माइनिंग करके दुनिया में लाया जाता है, और उसका हर क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग प्रोसेस रहता है माइनिंग का। तो क्या माइनिंग प्रोसेस है उसको भी समझना बहुत ही जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है कि क्या ये माइनिंग से आ रहा है, कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी भी हमारे सामने आती है जिसका माइनिंग नहीं होता, वो पहले ही आ चुकी होती है। मगर ऐसा नहीं होता, क्रिप्टो करेंसी यानी यही होती है कि जो माइनिंग के जरिए से आई है वही है क्रिप्टो करेंसी। तीसरी जो बात है वो है ब्लॉकचेन। ये 3 पॉइंट क्रिप्टो करेंसी की बेहद ही जरूरी है, इसको समझना भी बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज ब्लॉकचेन मतलब क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी को रखने की जगह है, स्टोर करने की जगह है। जैसे पैसा रखने की जगह हमारे पास कौन सी है, तो एक तो हम पैसा कहाँ पर रखते हैं, बैंक में रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा, हमारे घर में एक तिजोरी होती है जहां पर हम अपना पैसा रखते हैं। एक बटवा होता है हमारे पास जिसमें हम हमारा पैसा रखते हैं। सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसी को रखने की जगह है, वो है ब्लॉकचेन। अभी कोई यूं पूछे ब्लॉकचेन कहां पर है, तो ब्लॉकचेन अवकाश में सर्वर पर है। हमारी क्रिप्टो करेंसी रहेगी ब्लॉकचेन में, हमारे पास रहते हैं उसके पासवर्ड, पासवर्ड रहते हैं, रिकवरी फेस, 12 फेस रहते हैं, ऐसी प्राइवेट की, सिक्योरिटी की, ये सारी चीजें हमारे पास रहती है। जब हम इसका अकाउंट यानी कि वॉलेट बनाते हैं तब हमको ये सारी चीजें मिलती है। अभी ये ब्लॉकचेन जो है वो इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बनी कैसे होगी, तो जब भी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी जो है, कॉइन का लेन देन जो करते हैं बंदे, तो लेन देन में जो ट्रांजेक्शन जो होता है वो ब्लॉक के माध्यम से होता है, और वो ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक एक जगह पे सेव हो जाते हैं, और उस जगह को कहा जाता है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन जो है वो सेफ सिक्योर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो डेटा एक जगह पे नहीं रहता, ऐसे बहुत सारे जगह पे रहता है। एक जगह पे रहता तो इसको ब्लॉकचेन नहीं, इसको सर्वर कहा जाता। जैसे कि यूट्यूब का एक सर्वर है, याहू का अलग सर्वर है, जीमेल का एक अलग सर्वर है, हर एक ऐसे ऐसे जो फंक्शन है बड़े बड़े, यूट्यूब, उन लोगों के अलग अलग एक क्या होते हैं, सर्वर होते हैं। उसको सर्वर को ब्लॉकचेन नहीं कहा जाता, मगर अगर डेटा हर अलग अलग जगह पे है, लाखों जगह पर है, इसको इसीलिए कहा जाता है ब्लॉकचेन दोस्तों। मगर दुनिया में ऐसी जो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, उसमें से कुछ क्रिप्टो करेंसी की ये 3 लॉजिक उसमें हम समझते हैं कहा कैसे क्या पर है। तो जो इस दुनिया का सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के 3 लॉजिक क्या कहते हैं उसको समझते हैं। तो बिटकॉइन जो है 2008 में, कुछ लोग यूं जानते हैं कि सतोशी नाकामोटो ने बनाया, कुछ लोग बोलते हैं किसने बनाया, मगर इसकी हकीकत तो कुछ और है। दुनिया के ऐसे 23 अलग अलग कंट्री के 23 प्रोग्राम डेवलपर लोग थे, एक दो नहीं बल्कि 23 लोग, 23 लोगों ने मिल करके, वो 23 लोग कौन थे, प्रोग्राम डेवलपर, मालिक नहीं। उन 23 लोगों ने मिलकर 2008 में बिटकॉइन नाम का एक प्रोग्राम बनाया। बिटकॉइन एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम बनाया। तो कोई भी दुनिया का डेवलपर है, प्रोग्राम डेवलपर, अगर प्रोग्राम बनाने जाएगा तो क्या करेगा, वो कोडिंग करेगा, ठीक है। तो उन 23 लोगों ने मिल करके बिटकॉइन नाम की जो कोडिंग लिखी है, उस कोडिंग में उन्होंने सबसे पहला उसको सप्लाई लिख दिया कि इसका सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख रहेगा। अभी ये जो 2 करोड़ 10 लाख का जो कोड है, जो सप्लाई उन्होंने लिखी थी 2008 में लिखी थी, यानी आज उस बात को कितने साल हो गए, 13 साल हो गए। 13 साल में फिर वो सप्लाई ना कम हुई ना ज्यादा हुई। ऐसा क्यों हुआ पता है, वजह इसकी दोस्तों ये है कि वो जो 23 लोग थे वो इसके डेवलपर थे, मालिक नहीं थे। उन्होंने प्रोग्राम डेवलप करके सर्वर में डाल दिया, पब्लिक के हवाले कर दिया, पब्लिक इसको चलाएगी। तो सर्वर में उन्होंने क्या डाला, जैसे गीतफ में उन्होंने डाला था कि ये बिटकॉइन है, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन दुनिया में आएंगे। तो कैसे आए बिटकॉइन, तो उसका माइनिंग जो प्रोसेस था वो स्क्रीन पे यहाँ पर है, POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क, यानी प्रूफ ऑफ वर्क से ये कॉइन दुनिया में आए। अभी ये प्रूफ ऑफ वर्क मतलब क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग यहाँ पर होंगे जूम में ऐसे जुड़े हुए जो जानकार होंगे, जानकारी रखते होंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, जो पहली बार सुने होंगे। उन लोगों के लिए ये बताना बहुत ही जरूरी है कि बिटकॉइन जो है दुनिया में पैदा कैसे हुआ, आया कैसे, इसका माइनिंग कैसे हुआ। तो दोस्तों जब भी दो लोग, उन लोगों ने 23 लोगों ने डिसाइड किया कि 2 लोग जब बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए एक मशीन बनाया। मशीन ने पब्लिक के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया और मशीन को नया कॉइन दुनिया में मिला, यानी कि कुछ काम हुआ तब जाकर के नया कॉइन दुनिया में आया। इसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। अब वो जो मशीन है वो 2008 की साल में, जब तक मुझे पता है, 10-12 लाख रुपए का इंडिया में वो मशीन बिकता था, माइनिंग मशीन जिसको कहा जाता है वो, और हर कंट्री में अलग अलग थे।
लोग वो मशीन लगा कर खरीद के अपने घर पे लगाते थे, वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई करके कॉइन कमा करके उसको देता था, जो जिसने मशीन को खरीदा है उस मालिक को वो कॉइन रिवॉर्ड में मिलते थे। तो 2 करोड़ 10 लाख में से अब तक 13 साल में 1 करोड़ 90 लाख कॉइन दुनिया में ऑलरेडी आ चुके हैं मशीन के माध्यम से। एक बंदे ने मशीन लगाया, पब्लिक ने ट्रांजेक्शन किया, पब्लिक के ट्रांजेक्शन को पब्लिक ने के मशीन ने वेरीफाई किया और नया कॉइन दुनिया में आया। तो कहा यूं जाता है, अगर कोई बंदा आपको और मुझे कोई यूं पूछे कि बिटकॉइन को किसने पैदा किया, किसने बनाया, तो मैं तो ये कहता हूं पब्लिक ने बनाया, पब्लिक ने पैदा किया, पब्लिक ने बनाया। कैसे बनाया कि प्रोग्राम बनाया किसने, मगर लाया कौन उसको दुनिया में, तो पब्लिक लाई। कैसे, तो पब्लिक के ट्रांजेक्शन किया, मशीन भी पब्लिक ने खरीद के लगाया, तब जाकर के दुनिया में ये कॉइन आया है। इसका जो ब्लॉकचेन है वो सेफ और सिक्योर है। जिस जगह पे ये जो इसका डेटा है, जैसे 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जो है उसका डेटा है एक ब्लॉकचेन में यानी सर्वर में। अब पब्लिक के पास क्या है, तो पब्लिक के पास बिटकॉइन नहीं है, उसका पासवर्ड है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 बिटकॉइन है, तो क्या वो 2 बिटकॉइन मेरे घर में तिजोरी में नहीं रहेंगे, वो कहाँ होंगे, ब्लॉकचेन में। मेरे पास क्या रहेगा, तो मेरे 2 बिटकॉइन का पासवर्ड मेरे पास। अगर आपके पास में 2 बिटकॉइन है तो आपके 2 बिटकॉइन का पासवर्ड आपके पास रहेगा। मतलब ये समझ में आता है कि सारा बिटकॉइन का डेटा ब्लॉकचेन में है, लोगों के पास सिर्फ पासवर्ड घूमते रहते हैं। अब जिस जगह पे ये डेटा है 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन का, वो एकदम सेफ और सिक्योर है। अब कैसे सेफ है उसको समझते हैं। जैसे कि एक सर्वर, जैसे मैंने बोला यूट्यूब जो है, यूट्यूब के अंदर हम जो वीडियो देखते हैं उसका डेटा यूट्यूब के सर्वर में है। अभी मान लो कल को यूट्यूब का सर्वर कभी कुछ टेक्निकल खामी से ब्लास्ट हो गया और सारे डेटा जल गए, तो वीडियो सारे यूट्यूब का जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा, एक भी वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि एक जगह पे डेटा था और वो डेटा जल गया तो प्रोग्राम खत्म। मगर ब्लॉकचेन में क्या हुआ कि लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने उस ब्लॉकचेन के डेटा को अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल में इसको बैकअप लेके रख लिया, सेव करके रख लिया, इसलिए ये सेफ हो गया। सिक्योर इसलिए है कि आज 13 साल हो गए, आज तक कोई किसी बंदे इसकी ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर पाया। वरना आपको मुझसे भी अच्छे से मालूम होगा कि दुनिया में कैसे कैसे हैकर लोग हैं, किसी भी चीज को हैक कर सकते, मगर ब्लॉकचेन हैक करने वाला बंदा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। अगर दुनिया को कोई बंदा, बदमाश इंसान ऐसा सोचे कि इस ब्लॉकचेन को मैं हैक कर दूं और 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन को अगर हड़प लूं, तो उसको ये ब्लॉकचेन हैक करने के लिए वो सारे कंप्यूटर जहां पे इसका डेटा पड़ा है, बैकअप लिए हुए कंप्यूटर ऑनलाइन चाहिए एक साथ, तब जाकर के ये हैक हो सकती है। और ये पॉसिबल नहीं है कि 1 लाख कंप्यूटर अगर मान लो दुनिया भर के हैं और एक साथ में ऑनलाइन मिलना, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हैक होने वाली चीज नहीं है। इसकी ये 2008 में जब ये इसकी ब्लॉकचेन बनी, तो इसकी जो ब्लॉकचेन के अंदर जो होती है स्पीड, ये ट्रांजेक्शन कोड वेरीफाई करने की ऐसी होती है स्पीड, जैसे हमारे मोबाइल में रैम होती है, पहले रैम होती थी 1 GB की, फिर 2 GB की, ऐसे अभी लोग ज्यादा ज्यादा GB की। तो जब ये 2008 में इसका ब्लॉकचेन बनी, ये जो इसकी टेक्नोलॉजी बनी, तब उसकी ब्लॉकचेन की जो ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने की स्पीड जो हुआ करती थी, वो 1 सेकंड में 6 ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने का काम करती थी ब्लॉकचेन, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन 2008 में। ठीक है, मगर एक बहुत और मजे की बात ये थी, जैसे कि हमारा भारत का 1 रुपया जो है, वो 1 रुपया कैसे बनता है, तो 100 पैसा इकट्ठा करने पे 1 रुपया होता है, और 100 सेंट इकट्ठा करने पे क्या होता है, $1 बनता है। तो बिटकॉइन का भी कुछ लॉजिक ऐसा है। एक कॉइन कैसे बनता है बिटकॉइन, तो एक बिटकॉइन के जो पीसीस बोलेंगे, उसको पीसीस बोलेंगे, जैसे 1 रुपये के पीसीस कितने होते हैं, 100 होते हैं। $1 के 100 पीसीस होते हैं। एक बिटकॉइन के कितने पीसीस होते हैं, तो 10 करोड़, यानी 10 करोड़ सतोशी इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन, ऐसा कहा जाता है। यानी एक बिटकॉइन है, उसके अगर हमको टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे पीस करने हैं, तो हम कितने कर सकते हैं, यानी कि 10 करोड़। इसको कहा जाता है 8 डेसिमल प्रोडक्ट। कॉइन जो है वो 6 रुपये में इश्यू हुआ था, और गूगल आज भी उसका प्राइस दिखाता है। अगर यूं कहा जाए गूगल को कि 2008 का बिटकॉइन प्राइस, तो 0.10 सेंट दिखाता है, यानी 6 रुपया या 7 रुपया। इसी बिटकॉइन की दुनिया में कीमत बढ़ बढ़ के हुई 68 लाख। 68 लाख में ये 13 घंटे तक बिका। इसके बाद में ये इसका भाव नीचे गिरा, डाउन हुआ, और आज की तारीख में ये 18 से 20 लाख रुपए में बिक रहा है दोस्तों। सेम इसकी कहानी ऐसी है बिटकॉइन की, जैसे ये गोल्ड की भी कहानी है। गोल्ड क्या है कि जैसे इस युग में कई लोग जुड़े होंगे जिन्होंने 4,000 रुपये तोला में गोल्ड को खरीदा होगा, मगर अगर उन्हीं व्यक्तियों उनको ये पूछा जाए कि आपके फादर ने कितने में खरीदा होगा, तो यूं कहेंगे कि किसी ने 500 रुपये तोला खरीदा होगा। किसी एक बंदा, मुझे भी अभी कोई मिला था जिन्होंने 175 रुपये में तोला खरीदा था। यानी ये बात हकीकत है कि गोल्ड दुनिया में 100 रुपये तोला भी बिका होगा,
75 रुपये तोला भी बिका होगा। यही गोल्ड दुनिया में 61,000 रुपये तोला में भी बिका है दोस्तों। आपको ये पता होगा, इसने जो अभी हाई बनाई थी, फिर अभी ये 48,000 रुपये में क्या तोला ये जो गोल्ड है वो बिक रहा है दुनिया में। और बिटकॉइन की और गोल्ड की कहानी सेम सेम है, मगर 68 लाख रुपए पे गया और ये 18 से 20 लाख रुपए में बिक रहा है। अब गोल्ड तो एक नजर आने वाली चीज है, हाथ में उसको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, कानों में बहन जो औरतें हैं जो बालियां बनती है, गले में हार, मगर ये बिटकॉइन जो है वो तो नजर नहीं आता आंख से, ना इसको कोई छू सकता है। तो कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि दुनिया में जो चीज आंखों से नजर नहीं आती वो इतनी महंगी बिकती क्यों है? तो उसका जवाब ये है, इसलिए बिकती है क्योंकि ये तीन चीजें इसके अंदर जबरदस्त है। इसका सप्लाई यानी कम है, माइनिंग यानी पब्लिक ने पैदा किया है, ब्लॉकचेन इसकी सेफ है दोस्तों। मगर टेक्नोलॉजी में क्या हो गया कि एक और टेक्नोलॉजी 2016 में दुनिया को फिर से मिली। टेक्नोलॉजी शुरू हुई तो अपडेट अपडेट, तो पहले से दूसरी टेक्नोलॉजी दुनिया में कैसी आती है पता होगा आपको, पहले से दूसरी जो है अपडेट आती है, एडवांस आती है। तो इथेरियम नाम का एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया में मिली, तो एडवांस था, बिटकॉइन के मामले में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी इथेरियम की थी। तो अभी हमें समझना यह है कि बिटकॉइन से ज्यादा एडवांस इथेरियम की टेक्नोलॉजी थी। क्या एडवांस था इथेरियम का? तो इथेरियम के डेवलपर्स लोगों ने अपनी जो ब्लॉकचेन जो है, इसका जो माइनिंग प्रोसेस है वो कैसे रखा, तो मशीन की जरूरत नहीं, बोले कंप्यूटर से माइनिंग होगा। जो कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड का कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से इसका माइनिंग होगा, मशीन की जरूरत नहीं। सबसे पहला एडवांस तो इन्होंने ये लेके आया कि बिटकॉइन के माइनिंग के लिए पब्लिक को, दुनिया को क्या करना पड़ा, मशीन खरीदना पड़ा, खर्चा करना पड़ा। जब इन्होंने बोला, इथेरियम के डेवलपर लोगों ने दुनिया में मशीन का खर्चा निकाल करके ग्राफिक कार्ड के कंप्यूटर से माइनिंग होगा, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए। अब जो इनका ब्लॉकचेन जो है वो सेफ है और सिक्योर है, जैसे कि हमने अभी समझा है बिटकॉइन का ब्लॉकचेन, सेम इसी तरह इथेरियम का भी ब्लॉकचेन है। मगर इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बट लगा हुआ है। क्या बट लगा हुआ है? बट इसकी जो ब्लॉकचेन है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब क्या? तो ओपन सोर्स मतलब दुनिया का कोई भी बंदा इसकी ब्लॉकचेन को यूज कर सकता है। इन्होंने ये दुनिया को छूट दे रखी है। इथेरियम के डेवलपर लोगों ने दुनिया को ये छूट दे दी और ये मैसेज दिया कि अब दुनिया में अगर किसी बंदे को कोई टोकन, कोई कॉइन, कोई एक्सचेंज अगर बनाना हो, कोई प्रोग्राम अगर आपको बनाना हो, तो आपको ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत नहीं। मेरा ब्लॉकचेन बना हुआ है और इतना सक्षम है कि आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट मेरी ब्लॉकचेन में बना सकते हो। तो दुनिया में लोगों को इसकी जानकारी मिली, लोग इसको समझने लगे। तो जो आईटी रिलेटेड लोग थे, एक्सपर्ट लोग थे, उन सभी लोगों ने इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज किया और अपने अपने हिसाब के प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, टोकन को बनाना शुरू किया। और बहुत सारे टोकन बने, उसमें कुछ अच्छे टोकन बने, कुछ बुरे टोकन बने। बुरे इसलिए बने कि कुछ लोगों ने स्पेशल पब्लिक को फ्रॉड करने के लिए पर वहां पर टोकन बनाए और फ्रॉड भी किया। मगर कुछ भी किया, अच्छा किया। दुनिया में लोगों को क्रिप्टो करेंसी की जानकारी जो है वो इथेरियम की वजह से लोगों को मिली। मगर इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई, रेट इसका बड़ा नहीं हुआ। रेट यही है जो इसका 2016 में 17 में जब ये लॉन्च हुआ तो 0.10 सेंट यानी 6 रुपये से था। 3,21,000 का रेट हाई करके ये फिर वापस 1,21,000 11,000 पे खड़ा है। क्यों ऐसा? एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो इसका रेट बिटकॉइन से ज्यादा बेहतर होना चाहिए था। मगर तकलीफ यहाँ पर यह हुई कि तीन लॉजिक में एक लॉजिक जो इनका वो गड़बड़ कर गया। क्या? तो वो सप्लाई वाला। इन्होंने सप्लाई क्या कर दिया, अनलिमिटेड सप्लाई रखा, इसलिए इनका ग्रोथ नहीं हुआ। इसकी जो ट्रांजेक्शन जो कैपेसिटी थी ब्लॉकचेन की, टीपीएस जिसको कहा जाता है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड, वो 20 की थी। जैसे कि बिटकॉइन वो 6 ट्रांजेक्शन कर सकती थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी। नई टेक्नोलॉजी ये 20 करती थी। मगर 2019 में एक और नई टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है ट्रोन। तो ट्रोन की टेक्नोलॉजी इथेरियम से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो क्या इथेरियम से ज्यादा एडवांस था? तो सबसे पहला इन्होंने कहा कि हमारा जो माइनिंग प्रोसेस है, ट्रोन के डेवलपर ने कहा कि हमारा जो माइनिंग प्रोसेस है उसके लिए कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं लगेगी, मोबाइल से माइनिंग हो जाएगा, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। अब इसका भी ब्लॉकचेन जो क्या है वो ओपन सोर्स है, सेफ सिक्योर तो सारे है ही है। मगर इसकी जो स्पीड है वो इथेरियम से ज्यादा है, 2000 स्पीड की, 2000 ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने। मगर वही इसका भी रेट क्या हुआ, 6 रुपये से इश्यू हुआ, 21 रुपये का, 22 रुपये का हाई बना करके फिर 5 रुपये में ये बेचारा ट्रोन खड़ा हुआ है इतनी प्राइस में। तो इसकी वजह क्या है? तो इनका भी एक लॉजिक यही गड़बड़ कर गया कि इसका सप्लाई जो है इन्होंने वो 10,000 करोड़ का किया है दोस्तों। तो ये तीनों को अगर हमने समझे हैं
तो ये तीनों क्रिप्टो करेंसी को समझे। सबसे ज्यादा जो वैल्यू अगर रखता है आज दुनिया में, तो वो कौन रखता है? बिटकॉइन ही रखता है। इसकी वजह ये है कि इसका सप्लाई कम है, भले ही उसका टेक्नोलॉजी पुराना है, 6 TPS है, वो ट्रांजेक्शन करने का सारा उसका पुराना है, एकदम आउटडेटेड है, मगर सप्लाई कम होने की वजह से ये इसका ग्रोथ है दोस्तों। मगर आज आपके सामने एक नई क्रिप्टो करेंसी का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं, जिसको कहा जाता है ब्लॉकोरा। दोस्तों दुनिया में ये भी एक ऐसे ही लाइन में खड़ा है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, और ये ब्लॉकोरा जो कॉइन है ये भी एक इसी तरह से है, जिसकी जो सप्लाई जो है वो, जैसे मैंने कहा कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को परखना हो, जानना हो, तो इसके 3 लॉजिक को समझना है। तो ये जो ब्लॉक और कॉइन है, इसकी जो सप्लाई जो है वो 2.5 करोड़ की है, 20 लाख की इसकी जो है वो सर्कुलेशन सप्लाई है, और इसका जो ब्लॉकचेन है सेफ सिक्योर है। ट्रांजेक्शन इसकी जो टीपीएस की बात करो तो सबसे स्पीड में है, 5 लाख की है दोस्तों, 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड ये क्लेम करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि बिटकॉइन को किसने बनाया, किसने डेवलप किया, तो 23 लोग थे। तो ब्लॉकोरा को, इथेरियम को किसी ने, विटालिक बैटरिक करके कोई है, इन्होंने मिलकर के डेवलप किया, ट्रोन को किसी ने किया। तो ब्लॉकोरा जो है कॉइन है, इसको भी दुनिया के अलग अलग कंट्री के ऐसे प्रोग्राम डेवलपर लोगों ने मिल करके इसको डेवलप किया है। मगर हमारे लिए, हमारे भारत के लिए बड़ी गर्व की बात यह है कि वो 12-13 डेवलपर लोग हैं इस ब्लॉकोरा को डेवलप करने वाले, जिनमें से 2 लोग जो है वो हमारे भारत के हैं दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के देश के हैं, और एक तो हमारे गुजरात के हैं और एक बैंगलोर के। इन सब लोगों ने मिल करके जो है इस ब्लॉकोरा कॉइन को डेवलप किया है। इसकी ये खासियत है जो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, इस ब्लॉक ओरा की कुछ और समझते हैं। इसको बहुत बड़ी कम्युनिटी नेक्स्ट टू बिटकॉइन के नाम से जानती है, और नेक्स्ट टू बिटकॉइन कहा जाता है। तो अभी हमको ये समझना है कि नेक्स्ट टू बिटकॉइन क्यों है। तो इसकी वजह ये है कि इसका जो टोटल सप्लाई है वो 2.5 करोड़, जैसे बिटकॉइन का जो है वो 2 करोड़ 10 लाख है, इसका जो है वो 2 करोड़ 50 लाख है। सिर्फ सप्लाई ही मायने नहीं रखती दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कॉइन दुनिया में आपको मिलेंगे कम सप्लाई वाले, मगर उसके सामने एक दूसरी चीज मायने रखती है, वो है डेसिमल। डेसिमल मतलब उसके पीसीस कितने होते हैं। जैसे बिटकॉइन जो है वो 10 करोड़ होते हैं, इसके 10 करोड़ सतोशी इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन। मगर इथेरियम कॉइन की अगर बात करो तो वो 100 करोड़ सतोशी इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन है, यानी 18 डेसिमल। ट्रोन एक 18 डेसिमल है, और बीएनबी 16 डेसिमल है। ऐसे सारे लोगों को डेसिमल भी जानना बहुत जरूरी है, तो ताकि उसके पीसीस कितने होते हैं, कि सप्लाई कम है और पीसीस उसके जो डेसिमल है वो ज्यादा है, तो भी इतना ग्रोथ नहीं हो सकता। मगर क्या है, सप्लाई भी कम हो और इसके डेसिमल भी कम हो, इसके पीसीस कम होते हो, तब जाकर की ग्रोथ होता है। तो बिटकॉइन की जो है वो सप्लाई कितनी है, 2 करोड़ 10 लाख, वो 8 डेसिमल है, यानी 10 करोड़ सतोशी वाला। जबकि ये ब्लॉक और अभी वैसा ही है कि 2.5 करोड़ की इसकी सप्लाई है, 8 डेसिमल प्रोडक्ट है। 2.5 करोड़ में से 10% प्री माइनिंग होने वाले हैं दोस्तों। जब इसकी ये ब्लॉकचेन जो है, अभी बात यहाँ पर है ब्लॉक और टी बैग जिसको कहा जाता है, यहाँ पर ब्लॉक और को भी टोकन नाम दिया हुआ है। मगर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज है, खास करके हमारे भारत के लोग तो बहुत ही कंफ्यूज है, किसको लेकर के, कॉइन और टोकन को लेकर के। कॉइन और टोकन का फर्क ही लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्या होता है दोस्तों। कॉइन उसको कहा जाता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन हो, अगर खुद की ब्लॉकचेन है तो वो कॉइन है, और अगर खुद की ब्लॉकचेन नहीं है तो वो है टोकन दोस्तों। तो ये ब्लॉक हो रहा भी अभी क्या है, ये टोकन है, क्योंकि इसका खुद का ब्लॉकचेन है, मगर अभी टेस्ट नेट पे है। जब ये मेन नेट पे आएगा तब ये टोकन न रह करके कॉइन बन जाएगा। मगर दुनिया में ऐसे बहुत सारे कॉइन टोकन है जिसका ब्लॉकचेन है ही नहीं, मगर वो टोकन बन करके चल रहे हैं और कर रहे हैं दोस्तों। जब इसका ये मार्च में कहा जाता है कि मार्च में इसका जो ब्लॉकचेन है वो टेस्ट नेट से मेन नेट पे आएगा, तब ये प्री माइनिंग हो जाएंगे 25 लाख कॉइन। इसके बाद में से 2 लाख जो है वो 2 करोड़ 25 लाख जो है पीओएस, एपीओएस यानी एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक। इसका जो माइनिंग का प्रोसेस जो है ब्लॉक हो रहा का, वो एपीओएस है, एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी इसको समझते हैं कि एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब क्या है, कि दुनिया का कोई भी बंदा जो अभी सर्कुलेशन सप्लाई जो टोकन की है, उस टोकन को खरीद करके अपने पास होल्ड करेगा, अपने पास स्टेक करेगा, तो उसको वापस में माइनिंग में एडवांस पीओएस में उसको नया कॉइन मिलेगा स्टेक करने पे। एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक ऐसा करके उसको कहा जाता है, तब माइनिंग प्रोसेस से दुनिया में आएंगे। सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो 20 लाख की है, जिनमें से
2,50,00,000 जो है वो प्री माइनिंग ओएस के होंगे, जिनमें से 5 लाख डेवलपर का प्रॉफिट है, जो डेवलप इन्होंने किया है उन लोगों ने इसको स्टेक करके रखेंगे दोस्तों। इसका जो ब्लॉकचेन का जो टेस्ट नेट है वो ऑलरेडी इसका लॉन्च हो चुका है पिछले 3-4 महीने से, मार्च से, और इसका जो मेन नेट बनने वाला है वो मेन नेट मार्च में 2023 की मार्च को ये मेन नेट बनने वाला है। अभी इसका जो ब्लॉकचेन की बात करूं मैं तो दुनिया का सबसे एडवांस ब्लॉकचेन है। आज तक इसके जैसा ब्लॉकचेन ना आया है, ना आने वाले दिनों में कोई न्यूज है कि इसकी कंपैरिजन का कोई ब्लॉकचेन आया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ब्लॉकचेन पे ये जो टोकन कॉइन बनते हैं उसके एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये ब्लॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑडिट किया हुआ है। ऑडिट के यानी कि दुनिया में एक ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसके ऊपर नजर रखने लगी है, इसको अभी तहकीकात करने लगी है, और आने वाले दिनों में ऐसे कायदे भी बनने वाले हैं भारत में, विदेशों में। अभी अभी विदेशों में तो एक कायदा ऐसा बन चुका है, अभी अमल में नहीं आया, कि उन सारे जितने भी एक्सचेंजेस है जहां पर ये कॉइन टोकन लॉन्च होते हैं, उन लोगों को ये कहा जाता है कि उन्हीं टोकन कॉइन को ये लिस्टेड कर पाएंगे जिसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड हो, यानी एक अच्छा ऑडिट किया हुआ हो, लीगल हुआ हो, उसी को ही यहाँ पर ऑडिट। तो हमारे कायदा बनने से पहले ही ब्लॉक का जो ऑडिट रिपोर्ट, ये जो ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑडिट हो चुका है, ऑडिट रिपोर्ट भी यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी जो ब्लॉकचेन के ऊपर क्या क्या फीचर्स है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, टोकन लॉन्च होंगे, एनएफटी, स्वैपिंग एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन, ऐसे बहुत सारे मार्केट इसकी ब्लॉकचेन में कर सकते हैं। इसका टेस्ट नेट ऑलरेडी टेस्ट इसको कर सकते हैं कि क्योंकि दुनिया में ब्लॉकचेन के आने के 2 फेस रहते हैं। जितने भी ब्लॉकचेन दुनिया में आई 2 फेस में आई है, टेस्ट नेट और मेन नेट। तो इसका जो टेस्ट नेट तो लॉन्च है, मेन नेट की अभी तैयारी है दोस्तों। बहुत सारे ऐसी अच्छी अच्छी जगह पर ये लिस्टेड है, रजिस्टर है, जिसको आप अपने दिमाग से जाकर के यहाँ पर इसकी तहकीकात कर सकते हो, ब्लॉकरा कॉइन की जानकारी ले सकते हो, बहुत डीप में जाकर के जानकारी ले सकते हो, कॉइन मार्केट कैप में, कॉइन गीको में, नॉमिक्स में, कॉइन बेस में, बाइनास में, ऐसी अच्छी अच्छी जगह पर ये लिस्ट है, इसकी और आप जानकारी ले सकते हो। जानकारी लेने के बाद अगर आपका दिल कहे कि अभी इसको हम खरीद के रखे, स्टोर को, वैल्यू को स्टोर करके रखे, तो आपको कॉइन को, ब्लॉक और कॉइन को बाय करने के लिए, खरीदी करने के लिए, सेल्फ बाइंग करने के लिए आपको इंडियन एक्सचेंज जो है अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन इंडियन एक्सचेंज में आपको पहले तो अकाउंट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, प्ले स्टोर में जाओ, किसी भी अच्छा नाम अगर आपको लगता है उसका नाम से आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ईमेल से आप वेरीफाई कर दो, तो आपका ये अकाउंट यहाँ पर खुल जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे कि शेयर बाजार में लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट अकाउंट खुलाना पड़ता था, बड़ी झंझट थी उसमें, उस झंझट के कारण मैंने भी कभी खुलाया नहीं अकाउंट, और ऐसे कई लोग हैं उस झंझट के कारण लोगों ने खुला। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो आसान हो गया, मगर पहले बड़ी दिक्कत होती थी डिमेट अकाउंट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। मगर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए अभी हमारे भारत में बहुत सारे एक्सचेंजेस खुल गए हैं, जबकि हमारे भारत ने इसको 1 अप्रैल से कहीं लीगल रूप देने का सोचा है, तो इसके बाद से बहुत सारे एक्सचेंज खुले। तो इसी किसी भी एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट खुला दो, उसमें आप अपना केवाईसी कर दो, केवाईसी करने के बाद बैंक डिटेल्स डाल के आप वहां पर जाके पॉलीगॉन के मैटिक नाम के जो कॉइन है उसको आप यहाँ पर खरीद लो, सारे एक्सचेंज में मिलेगा, कहीं से भी आप उसको खरीद लो। इसके बाद आप यूनिसेफ नाम का एक एक्सचेंज है, यूनिसेफ एक्सचेंज में आप स्वैप करके वॉलेट कनेक्ट करके ब्लॉकरा और टीबैग का जो है ये मैटिक और टीबैग मतलब है ब्लॉकरा कॉइन, इसकी पेयर है, उसको कंफर्म करके ये आप कॉइन अपने पास लेकर के रख सकते हो दोस्तों। अब कॉइन को खरीद करके रख लिया, तो अब क्या करें, व्हाट टू डू। क्रिप्टो का इस कॉइन को, ब्लॉकरा को खरीदा, तो अब क्या करेंगे, तो कॉइन को खरीदने के बाद आप उसको होल्ड कर सकते हो कि जब इसकी कीमत बढ़ेगी तब उसको हम बेचेंगे। एक तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम, आप ट्रेडिंग कर सकते हो कि आज आपने मान लो $20, $25, $50 का जो भी रेट का कॉइन था उसको आपने खरीदा, और कल इसका रेट अगर ज्यादा हुआ तो उसको कल बेच दो, फिर नीचे आया रेट तो खरीद लो, फिर बढ़ा तो बेच दो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। या तो आप उसको लिक्विडिटी में डाल दो, पूल लिक्विडिटी। पूल लिक्विडिटी क्या होती है वो भी आपको बताओ। पूल लिक्विडिटी मतलब ये है कि एक्सचेंज के अंदर जो पर्दा होता है, एक्सचेंज के अंदर का एक्सचेंज जो होता है, मार्केट मेकर बोलते हैं जिसको, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बोलते हैं, वो आपको बनाने का मौका, और वो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के तहत आप लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को लिक्विडिटी में डाल दो, लिक्विडिटी पूल में डाल दो।
आपको व्हाट इज क्रिप्टो आर्बिट्रेज, वही जो क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदा है उसका आप आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है कि ये जो अलग अलग ब्लॉकचेन पे कॉइन होते हैं और अलग अलग ब्लॉकचेन की अलग अलग रेट रहती है, तो जहां पर कम रेट का कॉइन है उसको खरीद लो, वही कॉइन दूसरी ब्लॉकचेन पे जहां पर इसका ज्यादा रेट है वहां जाकर के बेच दो। इसका एक पूरा पूरा ट्रेनिंग सेशन रहता है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के तहत, जहां पर आपको आर्बिट्रेज कैसे करना है, किस तरह से करना, कैसे इसके अंदर हम सावधानी रखनी, वो सारी चीजें दिखाई जाती है। ये सारी चीजें हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी यानी कि ब्लॉक वगैरह को खरीद करके आप ये सारा कर सकते हो। मगर एक आखिरी रास्ता ये है कि जो कॉइन आपने खरीदा है उसको आप स्टेक कर दो, तो स्टेकिंग का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एक तो आप होल्ड करोगे मान लो लंबा समय, तो भी आपके जितने मतलब मान लो $1000 का कॉइन आपने खरीदा है, होल्ड करा, तो आपको साल भर 2 साल में आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मगर यहाँ पर है स्टेकिंग, जो है स्टेकिंग में आप करोगे तो आपको यहाँ पर उसके अलग से बेनिफिट मिलेंगे। तो स्टेकिंग करने के लिए दुनिया में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको कहा जाता है डीफाई। डीफाई है यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आप अपने कॉइन को यानी उस कॉइन को यहाँ पे कहा जाता है लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी को आप स्टेकिंग करके रिवॉर्ड पा सकते हो। कितना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। मगर स्टेकिंग करने के लिए कुछ ऐसा है कि आपको राउंड फिगर में लेना पड़ता है, जैसे कि $20 का ब्लॉक कॉइन लिया और उसको स्टेक कर दिया। यहाँ पर $15 का नहीं, $20 का कर सकते हैं। फिर $50 हो गया, $100, 250, 500, 1000, 2500, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको समझ में आए। पूरी जानकारी लेने के बाद, पूरा समझने के बाद, जो आपकी कैपेसिटी हो उस कैपेसिटी के हिसाब से इस कॉइन को खरीदो, फिर उसको कर दो आप यहाँ पर स्टेक। ठीक है, स्टेकिंग कर देने से आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा डेली 1% का रिवॉर्ड। देखो कॉइन आपने खरीदा है और आप अपने वॉलेट में रखे रहोगे, भाव बढ़ेगा, इसकी कीमत बढ़ेगी, तब आप बेचोगे तो हो सकता है 3 गुना 4 गुना होकर के मिल सकता है और नहीं भी हो सकता, दो बातें। मगर वही क्रिप्टो करेंसी जो आपने खरीदा है उसको स्टेक कर दोगे, तो मान लो आपने $1000 का ब्लॉक कॉइन खरीदा और उसको स्टेक कर दिया, तो डेली आपको 1% का रिवॉर्ड मिलेगा, यानी $10 के कॉइन मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छे से समझने की जरूरत यह है कि काफी कुछ लोग इसको 14 महीने से 15 महीने से यहाँ पर स्टेकिंग करके बड़ा पैसा कमाते हैं, मगर फिर भी समझने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो वो कमी क्या है कि यहाँ पर यह ऐसा नहीं है कि $1000 की वैल्यू की ब्लॉक हो रहा कॉइन हमने खरीदा और उसको स्टेक किया। अब डीफाई क्या करती है, $3000 की वैल्यू का कॉइन आपको डेली 1% के हिसाब से देती है, यानी कि 303 तक देती है। अब जो आपको डेली $10 की वैल्यू का कॉइन आता है, उस कॉइन को अगर आपने होल्ड करके बढ़ी हुई कीमत, जब इसकी कीमत बढ़ेगी तब बेचोगे, तो एक तो 3 गुना यहाँ से होगा और बढ़ी हुई कीमत में बेचोगे तो और 3-4 गुना हो सकता है, यानी 10 गुना 20 गुना आप अपनी प्रॉपर्टी को कर सकते हो। या तो आप अपने पास होल्ड करो, सारे रास्ते आपको दिखा दिए, होल्ड करके रखो, ट्रेडिंग करो, लिक्विडिटी में डालो या स्टेकिंग कर दो, सारे रास्ते आपके, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। मगर हाँ, डीफाई सिस्टम में अगर आपने वो कॉइन को स्टेक कर दिया तो डेली आपको 1% का रिवॉर्ड यहाँ पर मिलता है दोस्तों। अभी ये 1% का रिवॉर्ड देने के लिए सिस्टम ने एक दिमाग लगाया है, एक लॉजिक लगाया है डीफाई ने। वो क्या लॉजिक है उसको समझने के लिए हमको एक तो सेंट्रलाइज ट्रेडिंग एक्सचेंज जो अभी चल रहे हैं दुनिया में उसके लॉजिक को समझना है और एक डिसेंट्रलाइज को समझना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो अभी दुनिया में है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होती है, रात दिन 24 आवर्स चलते हैं ये, इसकी कोई छुट्टी नहीं होती है। और ये सारे एक्सचेंजों के नाम आपने शायद सुने होंगे, बाइनांस, वजीरेक्स, लाटोकन। दुनिया में 623 एक्सचेंज है, एक दो नहीं, 623। और ये एक्सचेंज यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड है, रजिस्टर, मगर सारे सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि सारे एक्सचेंजों का कोई ना कोई दुनिया में मालिक है, उस किसी मालिक ने इस एक्सचेंज को बनाया है और फिर पब्लिक वहां पर जाके बाय सेल करती है, ट्रेडिंग करती है। तो पब्लिक क्या करती है वहां पर ट्रेडिंग करने के लिए, तो कोई भी बंदा कॉइन को खरीदने के लिए बायर बन के इस एक्सचेंज में पेंडिंग ऑर्डर डाल के खड़ा रहता है, और बेचने वाला जो है वो सेलर बन के, बायर और सेलर सारे लोग कॉइन बेचने के लिए और खरीदने के लिए पब्लिक यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर डाल के खड़े रहते हैं। तो एक समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि एक बायर अगर $100 का कॉइन लेना चाहता है और उसने यहाँ पर ऑर्डर डाला है,
तो सामने जो सेलर है वो कैसे करेगा, 110 में बेचने की कोशिश करेगा। खरीदार जो है वो सस्ता ढूंढता है और व्यापारी जो है वो महंगी बेचने का प्रयास करता है। इन दो लोगों के खड़े रहने से ये एक्सचेंज नहीं चलते हैं दोस्तों। एक्सचेंज में रेट जो है ऊपर नीचे इन लोगों से नहीं होता है। जब कोई तीसरा बंदा आता है और वो किसी सौदे में सेट होता है, जैसे कि अगर इसको 110 के बदले 105 में मिल गया, तो ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है। और तीन लोगों के मैचिंग होने से, मैचिंग इंजन बनने के बाद ही ये यहाँ पर कैंडल बनना शुरू होता है। रेट का ऊपर नीचे जाना इन तीन लोगों के ऊपर निर्भर होता है, इन तीन लोगों से ही निर्भर, इसीलिए इसको कहा जाता है मैचिंग इंजन। ये ऐसे एक्सचेंज के अंदर लाख लोग कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घुमा रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सचेंज का जो एक पर्दा होता है, पर्दे के पीछे कुछ लोग बैठे होते हैं जो क्या करते हैं, नजर रखते हैं पब्लिक के सौदों पे, फिर कुछ ना कुछ ऐसे ट्वीट करते हैं और कॉइन का रेट ऊपर जाता है, कॉइन का रेट नीचे जाता है, और यहाँ पे मैनिपुलेशन करते हैं, डंपिंग पंपिंग चलाते हैं। ये सारा को अगर हम साइड पे रखें, मगर पब्लिक दुनिया के जो लोग हैं, इन सारे एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए अपनी पॉकेट का पैसा जो होता है, अपना खुद का कमाया हुआ पैसा पहले वहां हमें भेजना पड़ता है एक्सचेंज में, फिर जाके ट्रेड करते हैं। मगर मान लो हमने बाइनांस या वजीरस में लाख रुपया भेजा ट्रेडिंग करने के लिए, और बाइनांस एक्सचेंज उसने मालिक ने बंद कर दिया, तो हमारा पैसा तो कहीं ना कहीं लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बंद करने की उसके पास सत्ता है, क्योंकि वो मालिक है, मालिकी की कंट्रोल में चलता है। मगर दोस्तों जिस ब्लॉक और की मैंने अभी जानकारी दी, उसका जो है वो उस एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है सेंट्रलाइज से, वो डिसेंट्रलाइज में है, यानी डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज में है। और डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज का लॉजिक क्या है वो अभी हमको समझना है दोस्तों। तो ये डिसेंट्रलाइज का सबसे पहला मतलब ये है कि इसका दुनिया में कोई मालिक नहीं है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ, ब्लॉकचेन में फिट किया हुआ है, पब्लिक इसको चला रही है, पब्लिक चला रही है। अब कैसे चला रही है पब्लिक? तो दुनिया में पब्लिक जो है वो यहाँ पर दो काम करती है इस एक्सचेंज में। कौन से दो काम? तो सबसे पहला तो स्वैप करती है, स्वैप जो लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे, एक होता है स्वैप करती है, और दूसरा होता है पूल। पूल में भी खड़ी रहती है पब्लिक, स्वैप भी पब्लिक करती है। तो स्वैप का मतलब क्या, कि मान लो आपके पास में डॉलर है और आपको ट्रोन नाम का कॉइन चाहिए, तो डॉलर दे दो और ट्रोन लेके जाओ। अगर ट्रोन है और आपको दूसरा कोई कॉइन चाहिए, तो ट्रोन देकर के वो कॉइन ले लो। बिटकॉइन है, बिटकॉइन देकर के इथेरियम ले लो, इथेरियम है तो इथेरियम के सामने वो ले लो, कॉइन के सामने कॉइन को स्वैप करके ले लो, इसको कहा जाता है स्वैप। दूसरा है पूल। पूल क्या, कि भाई आपके पास में मान लो कोई कॉइन है, 10,000 कॉइन है, तो उस कॉइन को लेकर के आप पूल में खड़े हो जाओ, लिक्विडिटी में, जैसे मैंने पहले कहा। तो लिक्विडिटी भी खड़े हुए होने से ऐसा होता है कि आपने यहाँ पर कॉइन की दुकान खोल दी। हाँ, कॉइन की दुकान, जैसे लोग बाजार में नहीं खोलते, ऐसी कपड़े की दुकान खोलता है कोई, बूट चप्पल की दुकान खोलता है कोई, बर्तन की दुकान खोलता है। इस तरह अगर आपके पास में अगर कोई कॉइन है, तो उस कॉइन की भी आप यहाँ पर पूल में खड़े होकर के कॉइन की दुकान खोल सकते हो। अब यहाँ पर कॉइन की दुकान खोलना मतलब लॉजिक ये लगता है जैसे एक सुनार की दुकान का लॉजिक, ज्वेलरी की दुकान जो होती है सुनार की दुकान का लॉजिक क्या होता है मैं आपको बताऊं, कि दुनिया का हर जगह का सुनार ये कहता है कि किसी को गोल्ड बेचना है तो मुझे बेच के जाओ, और किसी को खरीदना है तो खरीद के जाओ। मगर क्या होता है कि जब हम खरीदने जाते तो महंगा हमें वो बेचता है, और जब हम बेचने जाते तो सस्ता हमसे वो लेता है। ये इस लॉजिक रहता है। यहाँ पर भी यही है कि मान लो ये आप हो, समझ लो, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज का लॉजिक क्या है, उस पे हम समझ रहे हैं एक एग्जाम्पल के तहत। कि मान लो ये आप हो, आपके पास में 10,000 कॉइन है, 10,000 डॉलर है, 10,000 कॉइन, 10,000 डॉलर लेकर के आप पूल में खड़े रहे, तो एक कॉइन की प्राइस यहाँ पर डिसाइड हो जाती है $1। ये एक एग्जांपल है कि 10,000 कॉइन, 10,000 डॉलर, बराबर बराबर में एक कॉइन की कीमत हो गई $1। अभी कोई अमर नाम का बंदा आया, उसने 2,000 कॉइन स्वैप करके लिया, तो हुआ ही हो दोस्तों कि 10,000 कॉइन थे, 2,000 कॉइन बिक गए, यानी कि 20% माल बिक गया। आप पूल में खड़े हो लिक्विडिटी लेकर के, पूल लिक्विडिटी में, वहां 10,000 कॉइन में से 2,000 कॉइन बिके, यानी 20% कॉइन सेल हुए पूल लिक्विडिटी में से, तो 20% प्राइस इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर तीन लोगों की जरूरत नहीं हुई, ना किसी को पेंडिंग ऑर्डर डाल के खड़े रहने की जरूरत हुई, ना किसी को सेलर को खड़ी रहने की जरूरत है, लिक्विडिटी में खड़े रह गए, तो आपने यहाँ पर 2,000 कॉइन बिक गए अमर ने। ठीक है, अभी आपके पास कितने बचे? तो आपके पास 8,000 जो कॉइन बचे हैं, उस 8,000 की वैल्यू अब 1/20 गिनी जाएगी। ठीक है, अमर ने जो 2,000 कॉइन लिए हैं, उस अमर को 2,000 कॉइन किस रेट से मिले? तो अमर जब खरीदने आए तब $1 का रेट था, मगर सिस्टम इनको 2,000 कॉइन कैसे देगी? पहला कॉइन $1, दूसरा कॉइन $1, 0.1 सेंट, ऐसा बढ़ती 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 कीमत में
तो अमर को जो 2000 का आखिरी कॉइन है वो 1.20 में मिलेगा। यानी 2000 कॉइन का एवरेज अगर निकालो तो अमर को 1.10 में पड़ेंगे सारे कॉइन। मगर रेट यहाँ पे छप गया 1.20, तो अमर खरीद के खुश और आप बेच के खुश। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अमर जो है, इन्होंने जो 2000 कॉइन लिए, अगर वो अपने 2000 कॉइन लेकर के साथ में $2400 की लिक्विडिटी डाल करके सेकंड पूल ओनर अगर अमर भी खड़े हो गए, तो हुआ क्या कि लिक्विडिटी का पूल जो है वो 10,000 का हो गया। कैसे कि आप 8,000 लेकर के खड़े थे और ये अमर ने भी 2000 अपने कॉइन को लेकर के पूल में खड़े हो गए, तो 10,000 का पूल हो गया। फिर कोई अकबर नाम का बंदा आया, उसने 1000 कॉइन लिए, तो ये हुआ कि फिर 10% कॉइन सेल हो गए लिक्विडिटी से, तो फिर 10% रेट इसका वापस बढ़ गया, 1.32 हो गया। तो अभी ये जो अकबर जो है, इन्होंने जो 1000 कॉइन लिए, तो अभी बिकेंगे किसके? क्योंकि दो लोग पूल में हैं, आप और अमर। तो अमर जो है वो 2000 लेके खड़े थे, तो 200 कॉइन अमर के बिकेंगे। आपके पास 8000 थे, तो 800 कॉइन आपके बिकेंगे। इस तरह से अकबर को मिलेंगे। जिस तरह से जो जो लिक्विडिटी में जिस रेशो में लोग रहते हैं, उस रेशो में लोगों का माल बिकता है, उस रेशो में लोगों को प्रॉफिट होता है। धीरे धीरे ये थर्ड पूल अकबर जो है, 1000 जो कॉइन लिए, वो अपने $1320 की लिक्विडिटी डाल करके थर्ड पूल ओनर खड़े होते हैं। तो फिर क्या हो गया, कोई एंथोनी आया, उसने 2000 कॉइन बाय किए और फिर 20% कॉइन वापस लिक्विडिटी से सेल हुए, फिर इसका रेट बढ़ गया 1.58। जितने भी बायर आते हैं उतना रेट उसका ऊपर जाता है, अगर कोई सेलर आएगा बेचने के लिए तो रेट इसका नीचे जाएगा। ये इसका लॉजिक है। सबसे मजे की बात तो ये है कि इस डिसेंट्रलाइज में धीरे धीरे मान लो और लोग आए और बढ़ते गए और लिक्विडिटी में आते गए, और मान लो $100 की इसकी रेट हो गया, और सारे $100 पे सारे कॉइन लोगों के अंदर बट गए, 100 लोगों के अंदर। अगर कोई बंदा यूं सोचे कि इसका रेट वापस नीचे ट्वीट करके गिराओ, $1 पे लाना हो, तो सारे कॉइन एक साथ बेचने पड़ेंगे। अभी 100 लोगों के पास है, पहले एक बंदे के पास थे। तो ये जैसा डंपिंग पंपिंग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में होता है, ऐसा यहाँ पर होना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं होगा। अगर ये लिक्विडिटी यहाँ पर मजबूत रहा, लिक्विडिटी के अंदर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी रहे, तो ये हमारे जो कम्युनिटी में अभी एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पर यहाँ पर बहुत ही अच्छे ऐसे न्यूज भी है दोस्तों। तो ये ग्रोथ है यहाँ पर। मगर जो ब्लॉक और कॉइन है वो इसी लॉजिक से, ये जो यूनिसेफ और पैनकेक स्वैप है, ये इसी लॉजिक से चलते हैं और इसी के अंदर वो यहाँ पर लिस्ट है ब्लॉकोरा में। जब भी आप जैसे मानोगे कि $1000 का पैक कॉइन खरीदना है और स्टेक करना है, तो कॉइन खरीदने के लिए आपको यूनिसेफ या तो पैनकेक स्वैप में जाना पड़ेगा। मगर ये ब्लॉकोरा के जो डेवलपर लोग हैं, इन्होंने एक पैनोरमा नाम का स्वैपिंग एक्सचेंज खुद का अपना यहाँ पर किया है। उसको अभी लॉन्च नहीं किया है, कुछ ही दिनों में ये लॉन्च होने वाला है पैनोरमा, जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं मिलेगी कि जहां पर ब्लॉकोरा कॉइन को आप स्वैप कर सकते हो, लिक्विडिटी में खड़े रह सकते हो, पूल बना करके खड़े रह सकते हो। ये सारे आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्यूचर में मार्केट का ट्रेडिंग जो है लिक्विडिटी के लिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, इसके लिए एक बहुत ही अलग से ट्रेनिंग होती है, जहां पर आपको लाइव करके दिखाया जाता है। ये तो स्क्रीनशॉट है कि आपको लिक्विडिटी में खड़े रहने के लिए क्या करना है। तो यूनिसेफ एक्सचेंज है, जहां पर वॉलेट कनेक्ट करना है, पूल सिलेक्ट करना है, न्यू पोजीशन पे जाना है, और आपको अपनी रेंज फुल रेंज या तो रेंज डाल करके आप अपनी कॉइन को लेकर के खड़े रह सकते हो। वहां पर दुनिया में जो लोग खरीदना चाहेंगे वो खरीद के लेके जाएंगे, और कोई बेचना चाहेंगे तो बेच के जाएंगे। यानी पब्लिक आपको सस्ता बेच के जाएगी, महंगा आपसे लेके जाएगी। इसको कहा जाता है लिक्विडिटी बेनिफिट। वहां पर आपको ट्रांजेक्शन की फीस भी मिलती है दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पर आर्बिट्रेज की जो बात की थी, आर्बिट्रेज यही होता है कि जैसे कि एक ब्लॉकचेन पे, जैसे ब्लॉक हो रहा, जो कहा जाता है कि आने वाले दिनों में जो है वो 22 ब्लॉकचेन पे रहेगा। एक्सचेंज नहीं, समझना आपको, 22 एक्सचेंज नहीं, 22 ब्लॉकचेन पे ये ब्लॉक हो रहा रहेगा। एक तो इसकी सप्लाई कितना है, 20 लाख का अभी सप्लाई है। 20 लाख की सप्लाई 22 ब्लॉकचेन पे बटी हुई रहेगी। सब ब्लॉकचेन पे इसके अलग अलग पूल रहेंगे, लिक्विडिटी पूल। तो कोई जगह पे बड़ा पूल रहेगा, कोई जगह छोटा पूल रहेगा। तो जो छोटा पूल रहेगा वहां जो प्राइस जो है उसका वो ज्यादा ऊपर नीचे होगा, तो वहां से कॉइन को खरीदा, और बड़ी पूल लिक्विडिटी में जाके बेचा तो सस्ता खरीदा महंगा बेचा, सस्ता खरीदा महंगा बेचा। तो ऐसा होगा, कभी यहाँ महंगा होगा, कभी यहाँ सस्ता होगा, कभी यहाँ महंगा होगा। ये एक बहुत ही मजे का आर्बिट्रेज है जो फ्यूचर में हमारे साथ आने वाला है, उसको हम सारा यहाँ पर गाइड करने वाले, सिखाने वाले। तो यही पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी दोस्तों। मुझे लगता है मैंने सब कुछ अच्छे से दिखाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा भी है दोस्तों।